हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल प्रैक्टिस से ही होगा मैथ्स। आज हम इस वीडियो में चैप्टर 5 आई एम अप एंड डाउन एंड राउंड की एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन नंबर 19 से लेके क्वेश्चन नंबर 26 तक कवर करेंगे और उसके साथ हमारा ये चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, अ रेगुलर हेक्सागन इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये रेगुलर हेक्सागन है। रेगुलर का मतलब होता है वेयर ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पे ये हेक्सागन है, ये सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है। इंस्क्राइब्ड का मतलब जो सारे वर्टिसेस हैं वो सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं। रेडियस इस सर्कल का क्या है, आर है, ये हमें गिवन है। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द हेक्सागन। तो हमने एक तो हेक्सागन की साइड की लेंथ निकालनी है एंड द डिस्टेंस ऑफ ईच साइड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये जो जितनी भी साइड गिवन है तो हर साइड की जो है हमें सेंटर से डिस्टेंस निकालना है। तो दो चीज़ें हमें पूछी गई हैं, एक तो लेंथ ऑफ द साइड पूछी गई है और दूसरा पूछा गया है डिस्टेंस ऑफ ईच साइड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम ओ ए और ओ बी को ज्वाइन करेंगे। ये हमारा सेंटर है, इसे हम दे देते हैं ओ। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिखते हैं कि हमें क्या गिवन है। गिवन अ रेगुलर हेक्सागन, a regular hexagon inscribed in a circle। ठीक है, रेगुलर हेक्सागन ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, हमने यहाँ पे फाइंड क्या करना है, टू फाइंड सबसे पहले लेंथ ऑफ ईच साइड और सेकंड डिस्टेंस ऑफ ईच साइड फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्पेसिफिकली भी बोल सकते थे कि हमने जो साइड है ए बी उसकी लेंथ निकालनी है और उसका डिस्टेंस निकालना है सेंटर से। ठीक है, ईच साइड का मतलब एक का निकलेगा तो वही सेम होगा सबके लिए, क्योंकि ये रेगुलर हेक्सागन है, ऑल साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, अगर मैंने यहाँ पे ओ ए और ओ बी को ज्वाइन किया है। ठीक है, अगर मैं ऐसे ओ सी को भी ज्वाइन कर दूँ, ओ डी को भी ज्वाइन कर दूँ, ओ ई को भी ज्वाइन कर दूँ, ओ एफ को भी ज्वाइन कर दूँ, तो मेरे पास कितनी ट्राइंगल्स मिल जाएंगी, मेरे पास 6 ट्राइंगल्स मिल जाएंगी। तो ये रेगुलर हेक्सागन जो होगा वो 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे जो सेंटर पे एंगल होता है, कंप्लीट एंगल होता है, वो कितने का होता है, वो होता है 360 डिग्री का। और अगर मैंने इस हेक्सागन को 6 इक्वल पार्ट्स में 6 ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दिया तो हर ट्राइंगल का एंगल कितना आ जाएगा, 360 को हम 6 से क्या कर देंगे डिवाइड, तो हर यहाँ पे जो सेंट्रल एंगल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। ये जो एंगल आ जाएगा ये आ जाएगा हमारा 60 डिग्री। तो ये अब हम ये वाली जो बात है वो हम लिख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन हमने की है, ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी। अब सेकंड पार्ट के लिए तो हमें एक और कंस्ट्रक्शन करनी है, जहाँ पे हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो वो हम बाद में कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे दोबारा से। तो अभी हम यहाँ पे लिखते हैं टू फाइंड सॉल्यूशन। यहाँ पे हम टू फाइंड तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए ओ बी angle AOB is equal to 360 degree divided by 6, और वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं complete angle is divided into 6 equal parts, into 6 equal parts। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास एंगल AOB कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो सेंट्रल एंगल है इस सेक्टर का, तो ये आ गया हमारे पास 60 डिग्री। इस ट्राइंगल का एंगल कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें पता है कि जो ये OA और OB क्या हैं, ये रेडियस हैं सर्कल के। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे
Now OA is equal to OB, radii of the same circle. और हमें पता है कि अगर एक ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल होंगी तो उनके जो एंगल्स हैं ऑपोजिट टू दैट साइड्स वो भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि विच इम्प्लाइज OA के ऑपोजिट है एंगल B और OB के ऑपोजिट है एंगल A। तो हम कहेंगे यहाँ पे एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। नाउ इन ट्राइंगल AOB एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, सो ASP लिख सकते हैं ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है ना, यहाँ पे ये जो ट्राइंगल है इसका एंगल A प्लस O प्लस B क्या है, इनका सम क्या है 180 डिग्री। ठीक है, बट यहाँ पे हमने अभी लिखा कि एंगल B जो एंगल A के क्या है इक्वल है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे एंगल A को एज इट इज लिखेंगे, एंगल O हमने निकाला है 60 डिग्री और एंगल B की जगह भी हम क्या लिख देंगे एंगल A लिख देंगे और मेरे पास यहाँ पे आ गया 180 डिग्री। यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा एंगल A प्लस एंगल A होता है मेरे पास 2 टाइम्स एंगल A और 60 डिग्री उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो मेरे पास आ जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास एंगल A आ जाएगा 60 डिग्रीज। ठीक है, 2 उधर जाके डिवाइड हो गया, एंगल A 60 है तो एंगल A जो है एंगल B के इक्वल है, सो देयरफॉर एंगल B इज ऑल्सो 60 डिग्री। तो हमने देखा कि एक ट्राइंगल के तीनों ही एंगल्स क्या हो गए 60 डिग्री हो गए, एंगल A एंगल B एंगल O ये तीनों एंगल 60 डिग्री हो गए। और एक ट्राइंगल के अगर तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं तो वो ट्राइंगल क्या होती है इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है। ठीक है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों साइड्स क्या होती हैं इक्वल होती हैं। ठीक है ना, अभी हमने बोला कि ये हमारा रेडियस है, ये भी हमारा रेडियस है और हमने प्रूव कर दिया कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ऑल साइड्स आर इक्वल। तो हमने निकालना था कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द हेक्सागन। तो अगर ऑल साइड्स इक्वल आ गई तो इसका मतलब जो साइड AB है इसकी भी लेंथ कितनी आ जाएगी रेडियस के इक्वल आ जाएगी। इसका मतलब जो हर एक साइड है हेक्सागन की वो भी कितनी होगी रेडियस के इक्वल होगी। ठीक है, तो ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर है, लेंथ ऑफ ईच साइड इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, सो नाउ एंगल A is equal to angle B is equal to angle O is equal to 60 degree, which implies triangle AOB is an equilateral triangle. Therefore all sides are equal, all sides are equal. ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे आगे thus OA is equal to AB is equal to OB। अब OA रेडियस है, OB रेडियस है, तो मेरा AB भी क्या आ जाएगा रेडियस आ जाएगा। therefore AB is equal to radius of the circle, रेडियस R। ठीक है, तो हम लिखेंगे लेंथ, therefore length of each side of a hexagon is equal to the radius of the circle। ठीक है, तो ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर है। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में हमने क्या निकालना है, सेकंड पार्ट में हमने निकालना है डिस्टेंस ऑफ ईच साइड फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से हर साइड का डिस्टेंस निकालना है, तो उसके लिए हम दोबारा से कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम पॉइंट O से AB पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे दोबारा से यहाँ पे फिगर पे आ जाते हैं और ऑलरेडी मैंने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है कि हमने किया है OM परपेंडिकुलर टू AB। तो इसे हम लिख लेते हैं कि अगेन हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं फॉर द सेकेंड पार्ट, फॉर द B पार्ट, ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है, अब हमने OM को परपेंडिकुलर तो कर दिया, हमें पता है हमने एक थ्योरम की थी, अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो AB क्या हो जाएगी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। तो हम इसे लिख लेते हैं, वी नो दैट अ परपेंडिकुलर ड्रॉन
from the center of a circle to a chord bisects it. ठीक है, so therefore AM is equal to half of AB. AM is equal to half of AB. बट AB क्या है? AB is equal to the radius of the circle. अभी हमने फर्स्ट पार्ट में लिखा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं which implies AM is equal to half R. ठीक है ना, AB की लेंथ कितनी है? R के इक्वल है, तो यहाँ पे ये जो AM आ गया, ये मेरा क्या आ गया? हाफ R आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ट्राइंगल OMA एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और यहाँ पे हम लेंथ, ये जो OM की लेंथ है, जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कॉर्ड का सेंटर से, ये निकालेंगे। ये हमारे सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया है। यहाँ पे लिखते हैं इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल AOM बाय पाइथागोरस थ्योरम OA square is equal to OM square plus AM square। ठीक है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर मैं OM को, यहाँ पे जो OM है इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस को यहाँ पे मैं D लिख देती हूँ। ठीक है ना, मैंने क्या ले लिया, इसको D ले लिया। तो मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, तो OA क्या है? OA रेडियस है, R के इक्वल है, R स्क्वायर। OM को मैंने D सपोज कर लिया, तो यहाँ पे हम D स्क्वायर लिखेंगे और AM कितना है? हाफ R है, तो हाफ R जब हम लिखेंगे उसका क्या आ जाएगा? होल स्क्वायर आ जाएगा। अब मुझे यहाँ पे निकालना क्या है? मुझे D की वैल्यू निकालनी है, तो मैं इसे बस फर्दर सिंप्लीफाई करूँगी। R स्क्वायर इज इक्वल टू D स्क्वायर प्लस R स्क्वायर अपॉन 4, और ये उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो मैं इसे लिख सकती हूँ R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू D स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मैं साइड चेंज कर रही हूँ, और D स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर अपॉन 4। तो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको अपॉन 1 कर सकते हैं, और यहाँ पे मेरे पास 4 आ जाएगा एलसीएम में, तो 4R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, तो ये आ जाएगा D स्क्वायर इज इक्वल टू 3R स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे स्क्वायर हटाना है, तो मैं क्या करूँगी, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूँगी, तो मेरे पास आ जाएगा D इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3R स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा विच इम्प्लाइज D इज इक्वल टू रूट 3, R स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो गया R और 4 का स्क्वायर रूट हो गया 2, तो ये आ गया मेरा रूट 3R अपॉन 2, और ये मेरा आ गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मीन्स डिस्टेंस ऑफ द साइड ऑफ द हेक्सागन फ्रॉम द सेंटर। वैसे तो डिस्टेंस ऑफ दैट कॉर्ड आ गया ना, AB जो है कॉर्ड भी है, पर वो उन्होंने क्वेश्चन में वो एक हेक्सागन की फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम उसी फॉर्म में आंसर में भी लिखेंगे कि देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ each side from the center is रूट, यहीं पे लिख देते हैं, रूट 3R अपॉन 2 यूनिट्स। ठीक है, तो ये था मेरा क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे फिनिश हो गया है। क्वेश्चन नंबर 20, A quadrilateral MNOP is inscribed in a circle। तो ये मेरा quadrilateral है MNOP। If MN is a diameter, तो यहाँ पे हमें गिवन था कि MN जो है वो डायमीटर है, तो इसीलिए इस तरीके से quadrilateral बनाई है MNOP। What can you say about angle MOP? MOP, तो उसके लिए मुझे MO को क्या करना पड़ेगा? ज्वाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम MO को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो ये MOP हो गया। उसके बाद उन्होंने बोला है MNP। MNP के लिए भी मुझे PN को क्या करना पड़ेगा? ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मेरा हो गया MNP। ठीक है, तो अब हो गया मतलब MOP का मतलब है ये वाले एंगल की बात हो रही है, MNP का मतलब ये वाले एंगल की बात हो रही है। ठीक है,
एक्सप्लेन योर रीज़न, वो कह रहे हैं कि आप इन दोनों एंगल्स के बारे में क्या कह सकते हो, ठीक है, एक्सप्लेन योर रीज़न। तो अब हमने ये थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा कि यहाँ पे डिफरेंट कलर ले लेते हैं। ये देखो, ये जो आर्क है ना, ये आर्क है मेरी MP और ये हमारी कॉर्ड हो गई। तो ये जो आर्क और ये जो कॉर्ड है वो ये एक एंगल यहाँ पे सबटेंड कर रही है, ठीक है ना, ये एंगल सबटेंड किया इसने पॉइंट N पे, एक ही साइड पे, और दूसरा इसी कॉर्ड और इसी आर्क ने ये वाला एंगल सबटेंड किया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सेम कॉर्ड और ये जो सेम आर्क है वो यहाँ पे एक ही सेगमेंट में ये दो एंगल्स बना रही है। और हमने किया था, एक करोलरी की थी कि एंगल्स सबटेंडेड बाय एन आर्क इन द सेम एंगल सबटेंडेड इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। सो इतना सा इक्वेशन है और इसी को हम क्या करेंगे, लिख देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे here arc MP subtends angles MOP and angle MNP in the same segment and we know that angles in the same segment are equal, therefore angle MOP is equal to angle MNP। ये इसका इतना सा ही हमने आंसर देना था और इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 20 क्या हो गया, फिनिश हो गया है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21, लेट ABCD बी अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पे मैंने ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया है। एक्सप्लेन वाई द एक्सटीरियर एंगल एट एनी वर्टेक्स इज इक्वल टू द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। वो कह रहा है कि किसी भी साइड का अगर एक्सटीरियर एंगल होगा तो वो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के इक्वल होगा, ये हमने प्रूव करना है। तो उन्होंने एक एग्जांपल दिया था कि एंगल CDE मींस, मैंने उसी तरीके से ड्रॉ किया है। मैंने क्या किया, AD साइड को एक्सटेंड कर दिया पॉइंट E तक। तो वहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दिया था कि एंगल CDE मींस ये वाला जो एंगल है इट इज़ इक्वल टू एंगल ABC, इस एंगल के इक्वल है, वेयर E इज़ अ पॉइंट ऑन द एक्सटेंशन ऑफ साइड C। तो हमने ये प्रूव करना है कि ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के क्या है, इक्वल है। तो ये भी एक आसान सा क्वेश्चन है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो हम लिख लेते हैं क्या गिवन है हमें। गिवन ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ठीक है, टू प्रूव या टू शो या टू एक्सप्लेन, है ना। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, ये हमने शो करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन की है कि AD को एक्सटेंड किया है पॉइंट E तक, तो वो भी लिख लेंगे हम यहाँ पे। कंस्ट्रक्शन एक्सटेंड AD टू पॉइंट E, ठीक है। सॉल्यूशन लिखते हैं। तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और हमें पता है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है कि सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, उन सप्लीमेंट्री होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो सबसे पहले हम यही लिखेंगे, बिकॉज ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, therefore sum of opposite
angles is 180 degree which implies angle, यहाँ पे हम कह देते हैं एंगल ABC प्लस एंगल ADC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, और इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब ये जो दो एंगल्स हैं अगर आप देखें तो ये एंगल, ये वाला एक्सटीरियर एंगल और ये वाला जो एंगल है ये लीनियर पेयर बना रहा है। ठीक है ना, ये स्ट्रेट लाइन पे हैं, दो एंगल स्ट्रेट लाइन पे हैं, दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑल्सो एंगल ADC प्लस एंगल CDE इज इक्वल टू 180 डिग्री और रीजन में लिखेंगे लीनियर पेयर और इसे दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ पे फ्रॉम 1 and 2 दोनों की राइट हैंड साइड के 180 डिग्री के इक्वल है तो हम इक्वेट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 इनकी राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी, इसे इक्वेट करना बोलते हैं। सो एंगल ABC प्लस एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल ADC प्लस एंगल CDE। तो यहाँ पे हमने नोटिस किया कि एंगल ADC और ADC क्या है, दोनों तरफ हैं, तो ये कैंसिल आउट हो गया और मेरे पास रह गया एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल CDE। तो यहाँ पे देख लेते हैं ABC ये वाला एंगल, ABC ये वाला एंगल है और CDE जो है वो इस एंगल की बात हो रही है। तो ये था, ये क्या एंगल था, ये एक्सटीरियर एंगल था और ये क्या है हमारा इंटीरियर ऑपोजिट एंगल है, यही हमने प्रूव करना था। तो यहाँ पे लिख देंगे कि देयरफॉर एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन क्या होता है, फिनिश हो जाता है। हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22, देयर इज नो कॉर्ड ऑफ अ सर्कल दैट इज लॉन्गर देन इट्स डायमीटर। तो वैसे तो ये बात हमें पता ही है कि डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। ठीक है, तो वहाँ पे उसको हमने ये स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है कि कोई और ऐसी कॉर्ड नहीं है जो डायमीटर से लॉन्गर हो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन अ सर्कल with center O and diameter AB, and we have also taken a chord CD and chord CD। ठीक है, हमने शो क्या करना है या जस्टिफाई करना है स्टेटमेंट को, तो हम लिखेंगे टू शो जो हमारा डायमीटर है दैट AB इज ग्रेटर देन CD। जो लेंथ ऑफ AB है, जो डायमीटर की लेंथ है वो किसी भी कॉर्ड से जो है वो बड़ी होगी। तो हमने एक कॉर्ड ले ली है CD और उसके थ्रू हम ये चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। तो ये क्या है, हमारा डायमीटर है और ये क्या है, हमारी कॉर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन ड्रॉ, यहाँ से हम क्या करेंगे ना, पॉइंट O से CD के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और हम O और C को क्या कर देंगे, ज्वाइन भी कर देंगे। ठीक है, क्योंकि वो एक हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो बन के तैयार हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू CD एंड ज्वाइन OC। तो यहाँ पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और हमने इसको ज्वाइन भी करना है OC को, तो ये हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो ये हमने यहाँ पे निशान लगा दिया और ये आ गया हमारा M। और ये OC क्या है, OC हमारा रेडियस है। ठीक है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। अब हमें पता है कि जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं सेंटर से कॉर्ड के ऊपर वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, मीन्स CM इज इक्वल टू MD हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल OMC। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम
ठीक है, हमारे पास क्या होता है, OC² इज इक्वल टू CM² प्लस OM²। मीन्स ये जो साइड है इसका स्क्वायर जो होती है अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होती है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, जो OC है, जो हाइपोटेन्यूज है, वो लॉन्गेस्ट साइड होती है। ये इससे हमें पता है कि एक ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिस इम्प्लाइज दैट OC, द हाइपोटेन्यूज OC हम यहाँ पे लिखेंगे hypotenuse OC is the longest side of triangle OMC। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि OC, दिस इम्प्लाइज OC अब हम कहेंगे कि अगर वो लॉन्गेस्ट साइड है तो हम कह सकते हैं ना OC इज ग्रेटर देन CM। तो यहाँ पे लिखेंगे OC इज ग्रेटर देन CM। अब OC क्या है, R के इक्वल है, तो यहाँ पे R लिख देंगे, R इज ग्रेटर देन CM। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, R तो ग्रेटर देन CM है, पर मुझे क्या चाहिए, एक तो मुझे डायमीटर चाहिए कि डायमीटर इज ग्रेटर देन CD। तो R का डबल करूँगी तो डायमीटर मिल जाएगा और CM का डबल करूँगी तो CD मिल जाएगा, क्योंकि OM जो है वो CD को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2, तो मुझे मिल जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पे मिल जाएगा 2R इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स CM। ठीक है, 2 टाइम्स CM। तो यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास, 2R क्या है, ठीक है ना, 2R तो डायमीटर होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे डायमीटर। ठीक है, और यहाँ पे CM का डबल क्या आ जाएगा, CD, तो यहाँ पे लिखेंगे CD। तो यहाँ पे हम इसका रीज़न लिखेंगे दैट अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू अ chord bisects it। ठीक है, तो इसलिए CM जो था वो हाफ ऑफ CD था, और इन अदर वर्ड CD इज ट्वाइस ऑफ CM आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे डायमीटर इज बिगर देन CD आ गया, और यहाँ पे क्या है, और डायमीटर इज ग्रेटर देन CD क्या है, हमारा कॉर्ड है, सो डायमीटर इज ग्रेटर देन दी कॉर्ड लिख दिया हमने। ठीक है, तो यही हमने प्रूव करना था। प्रूव क्या करना था क्वेश्चन में, कि देयर इज नो कॉर्ड ऑफ अ सर्कल दैट इज लॉन्गर देन द डायमीटर। तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। ठीक है, या फिर नो अदर कॉर्ड इज लॉन्गर देन द डायमीटर। तो हम इसी फॉर्म में आंसर देंगे, देयरफॉर डायमीटर इज द longest chord and hence greater than any other chord। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। लेट A be any point within a given circle। ठीक है, विथ सेंटर O। तो ये एक सर्कल है विथ सेंटर O, और A मेरा कोई यहाँ पे हमने पॉइंट लिया है। शो दैट द शॉर्टेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल दैट पासिस थ्रू पॉइंट A इज द वन दैट इज परपेंडिकुलर टू OA। वो कह रहे हैं कि अगर कोई शॉर्टेस्ट कॉर्ड है सर्कल की और वो A से पास कर रही है, तो वो जो है वो परपेंडिकुलर होगी OA के। ठीक है ना, समझ रहे हो कि अगर वो OA के परपेंडिकुलर है तो वो शॉर्टेस्ट कॉर्ड है और वो A से पास कर रही है। ठीक है, तो ये हमने प्रूव करना है। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, हम उल्टा लेके चलेंगे कि सपोज मैंने एक कॉर्ड ली है BC। ठीक है, और वो A से क्या कर रही है, पास, सॉरी, ये हमने प्रूव करेंगे कि वो A से पास कर रही है। हम ये लेंगे कि एक कॉर्ड है BC और वो जो है OA के क्या है, परपेंडिकुलर है, और हम ये प्रूव करेंगे कि जो ये कॉर्ड BC है वो A से पास कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे given a circle with center O
हमने यहाँ पे कॉर्ड ली है BC विद कॉर्ड BC सच दैट S.P का मतलब होता है सच दैट OA इज परपेंडिकुलर टू BC। ठीक है, हमने क्या किया कि एक कॉर्ड ले ली BC और हमने बोला है कि OA जो है वो BC के परपेंडिकुलर है। हम पर यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है, शो दैट द शॉर्टेस्ट कॉर्ड, ठीक है ना, शॉर्टेस्ट कॉर्ड पासिस थ्रू A, वो होती है OA के परपेंडिकुलर। तो हम यहाँ पे अब ये प्रूव करेंगे कि जो BC है वो क्या है, शॉर्टेस्ट कॉर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू शो BC या कॉर्ड BC is the shortest chord that passes through point A। ठीक है, ये हमने शो करना है। अब हम ये शो कैसे कर सकते हैं, शो हम इस तरीके से कर सकते हैं कि हम एक और कॉर्ड लेंगे। ठीक है ना, पहले हम यहाँ पे एक और कॉर्ड लेंगे और उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। और हमने एक थ्योरम की थी कि जो जितनी दूरी पे कॉर्ड होगा, ठीक है ना, वो उतनी उसकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी, स्मॉल होगी। ठीक है ना, और जितने पास सेंटर के जितने पास कॉर्ड होगा उसकी लेंथ क्या होगी, उतनी ही लॉन्ग होगी। तो हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को प्रूव करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉ अनदर कॉर्ड, यहाँ पे एक और कॉर्ड पहले ड्रॉ करते हैं। हम एक और कॉर्ड ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। तो हम इस तरीके से एक और कॉर्ड को हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, हमने एक और कॉर्ड ड्रॉ कर दी यहाँ पे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे परपेंडिकुलर, इसके ऊपर परपेंडिकुलर बनाएंगे। कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं DE, और यहाँ पे इसको दे देते हैं नाम M, और ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ठीक है, यहाँ पे हमने OA को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था और यहाँ पे हमने OM को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ठीक है, सो यहाँ पे हम लिखते हैं ड्रॉ अनदर कॉर्ड DE दैट, जो DE मैंने जो कॉर्ड है वो कहाँ से पास करवाई है, पॉइंट A से पास करवाई है। सो ड्रॉ अनदर कॉर्ड DE दैट passes through point A। ठीक है, और उसके ऊपर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ऑल्सो ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू DE। ठीक है, हम इसका अब सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल OMA, in right angled triangle OMA। अब OMA में ये 90 डिग्री हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, और 90 डिग्री के जो ऑपोजिट वाली साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। और अभी हम कर आए हैं प्रीवियस क्वेश्चन में कि ट्राइंगल में जो हाइपोटेन्यूज होती है वो क्या होती है, वो लॉन्गेस्ट साइड होती है देन एनी अदर साइड ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे OA is the hypotenuse, therefore OA is greater than OM। ठीक है ना, OA जो है वो OM से क्या है, ग्रेटर है। अच्छा, अगर ये बात समझो यहाँ पे कि अगर ये एक डिस्टेंस है, इसको हम D1 दे देते हैं, और ये एक डिस्टेंस है, इसको हम D2 दे देते हैं, और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है कि D1 जो है वो D2 से ग्रेटर है। तो D1 क्या था, D1 डिस्टेंस था BC कॉर्ड का।
ठीक है, और D2 जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है सेंटर से DE कॉर्ड का, और ये वाला जो डिस्टेंस है D1 ये ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू D2। तो हमने जो थ्योरम की थी उसमें क्या था कि जितना डिस्टेंस सेंटर से कॉर्ड का ज़्यादा होता है उतनी जो कॉर्ड की लेंथ होती है वो छोटी होती है, ठीक है ना। हमने यहाँ पे प्रूव भी किया था कि ये अगर ये मेरा सेंटर है O, और जितने हम नज़दीक जाएंगे, देखो अगर जितने हम नज़दीक जाएंगे उसका जो डिस्टेंस है सेंटर से वो कम होगा, जितने हम दूर जाते जाएंगे और डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, और दूर जा रहे हैं तो और डिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये हमने किया था, तो यहाँ पे वही चीज़ हम यूज़ करेंगे कि बिकॉज ये जो डिस्टेंस है OM से ज़्यादा है, इसका मतलब जो ये कॉर्ड है BC उसकी लेंथ क्या होगी, DE से कम हो जाएगी। तो यही हम लिखेंगे which implies length of chord BC is smaller than length of chord DE, ठीक है। तो इसका हम आंसर, इसका हम रीज़न लिखेंगे बिकॉज as the perpendicular distance of a chord from the center increases, the length of the chord decreases, ठीक है ना, chord decreases। तो ये हमने उसका रीज़न लिख दिया है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया, हम लिखेंगे therefore BC is the shortest chord which is perpendicular to OA, ठीक है ना। हमें यही प्रूव करना था कि BC जो है वो शॉर्टेस्ट कॉर्ड है जो A से पास कर रही है विच इज़ परपेंडिकुलर टू OA। तो ये हमारा क्वेश्चन यहीं पे फिनिश होता है। हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 24. How would you use the following figure to justify the statement that angle in a semicircle is 90 degree? अब ये भी हमने किया हुआ है कि angle in a semicircle is 90 degree, जो हमने थ्योरम किया था उसके बाद हमने करोलरी की थी ये वाली, ठीक है ना। और हमने ये इसी स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है इस फिगर के थ्रू, ठीक है ना, इस फिगर में। तो अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है ये देखो, हमें फिगर में क्या गिवन है। द एंगल इन ए सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल ए जो है वो सेमी सर्कल में फॉर्म हो रहा है सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे बी और सी नहीं दिया हुआ। तो ये अगर ये ए है तो इसको हम दे देते हैं बी और इसको दे देते हैं हम सी। तो आप देखो कि ये सेंटर से पास कर रहा है, ये ओ है सेंटर से पास कर रहा है, तो इसका मतलब बी सी जो है वो डायमीटर है। तो जो ये एंगल ए है ये सेमी सर्कल में फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना। और हमने ये इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है कि जो एंगल सेमी सर्कल में फॉर्म हो रहा है ये एंगल क्या है, 90 डिग्री के इक्वल है। ये हमने प्रूव करना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाले ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल AOB, ठीक है। तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन में एन एंगल A formed in a semicircle to show angle BAC is equal to 90 degree. Solution in triangle AOB। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ट्राइंगल AOB में हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि OB और OA की ये जो दोनों साइड्स हैं ये इक्वल हैं, और वैसे भी इक्वल होंगे क्योंकि OB भी क्या है, रेडियस है, और OA भी क्या है, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल है। तो ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। और एक ट्राइंगल में अगर दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके जो ऑपोजिट एंगल्स हैं, जैसे OB साइड के ऑपोजिट एंगल हुआ ये वाला एंगल, ठीक है, और OA के ऑपोजिट साइड हुआ ये वाला एंगल, एंगल A, ये दोनों भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब अगर ये एंगल A है तो ये भी एंगल क्या होगा, A होगा, ठीक है। तो यही हम लिख लेते हैं कि OA इज इक्वल टू OB, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, which implies
ओ ए के ऑपोजिट है एंगल बी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। ठीक है, सो विच इम्प्लाइज एंगल, यहाँ पे हम नाम भी दे सकते हैं एंगल बी, मैंने ट्राइंगल ए ओ बी की बात की थी तो मैंने एंगल बी और एंगल ए बोला है, तो एंगल बी बेसिकली क्या है, एंगल ओ बी ए, और एंगल ए है ओ ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको ओ बी ए यहाँ पे दोबारा से लिख लेते हैं इसको ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे, एंगल ओ बी ए, और इसको लिख सकते हैं एंगल ओ ए बी। ठीक है, तो ये अगर एंगल्स इक्वल हैं तो अगर ये ए है तो ये भी इक्वल टू ए आ जाएगा, तो यहाँ पे यहीं पे लिख देते हैं इज इक्वल टू ए। ठीक है, ये दोनों एंगल्स क्या हो गए, ए के इक्वल हो गए। ठीक है, अब हम इस ट्राइंगल की बात करेंगे। इस ट्राइंगल में भी ये दोनों साइड्स क्या है, आपस में इक्वल हैं, इसका मतलब ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो अगर ये एंगल बी है तो ये वाला एंगल भी मेरा क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, तो इसे भी लिख लेते हैं। अगेन in triangle AOC, OA is equal to OC radii, ठीक है, which implies, so OA के ऑपोजिट साइड है मेरी ये एंगल OCA, और C के ऑपोजिट, OC के ऑपोजिट मेरी एंगल है ये एंगल OAC, और हमें यहाँ पे सेम ही रीज़न लिखेंगे। यहाँ पे इसको मैं स्टार दे देती हूँ और ये हमने यहाँ पे सेम ही रीज़न लिखना है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो ये किसके इक्वल आ गए, बी के इक्वल आ गए। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, अब हम कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ए बी सी, इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। तो इस ट्राइंगल में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के वो इक्वल होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। जो एंगल ए है, देखो एंगल ए, ये जो एंगल ए है ये किसके इक्वल है, ए प्लस बी के इक्वल है। टोटल एंगल जो है वो ए प्लस बी के इक्वल है, तो यहाँ पे लिख लेंगे एंगल ए जो है वो ए प्लस बी के इक्वल है। ठीक है, एंगल बी कितना था, एंगल बी ए था, और एंगल सी कितना है, एंगल सी भी बी था, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, ए प्लस ए क्या हो गया मेरे पास 2 टाइम्स ए, बी प्लस बी क्या हो गया मेरे पास 2 टाइम्स बी, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो 2 कॉमन निकल गया, ये आ गया ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ से मेरे पास ए प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, सो ए प्लस बी आ गया मेरा 90 डिग्री। ठीक है, और a प्लस बी क्या है, मेरा ये वाला एंगल है, ये देखो ये वाला एंगल मेरा a प्लस बी है, दैट इज एंगल a, दैट इज एंगल BAC इज 90, और यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर एंगल BAC इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। In a circle, 2 chords CC dash and DD dash are drawn perpendicular to a diameter AB। तो हमने यहाँ पे डायमीटर ड्रॉ किया है AB, जो सेंटर से पास कर रहा है वो डायमीटर होता है, तो ये मेरा डायमीटर है AB। 2 chords CC dash and DD dash are drawn perpendicular to this diameter। तो ये CC dash और DD dash दो ऐसे chords हैं जो इस डायमीटर के परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं। ठीक है ना, इसका मतलब क्या होता है कि ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है ये क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, प्रूव दैट द सेगमेंट MM dash joining the midpoints of the chords CD and C dash D dash is perpendicular to AB। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या किया है, सी की जो ये हमने ज्वाइन किया CD को और C dash D dash को ज्वाइन किया, तो ये जो CD कॉर्ड है उसका मिड पॉइंट ले लिया M,
और जो ये सी डैश डी डैश है उसका मिड पॉइंट हो गया एम डैश, और इसको हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। तो ये जो सेगमेंट एम एम डैश है हमने प्रूव करना है, जो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है वो परपेंडिकुलर है किसके, ए बी के। मीन्स ये जो एम एम डैश है वो ए बी के परपेंडिकुलर, मीन्स मुझे ये प्रूव करना है कि जो ये वाला एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल क्या है, 90 डिग्री का बन रहा है, मतलब ईच एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, ये मुझे प्रूव करना है इस क्वेश्चन में। तो लिख लेते हैं व्हाट इज गिवन टू अस। गिवन in a circle with center O, CC dash is perpendicular to AB and DD dash is perpendicular to AB। ठीक है, AB is the diameter, ये हमें गिवन है। ठीक है, टू शो MM dash is perpendicular to AB। ठीक है, MM dash जो है वो AB के परपेंडिकुलर है, ये मुझे प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको दे सकती हूँ कि ये जो एंगल्स हैं, यहाँ पे हम नाम कर सकते हैं कि ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। तो मुझे प्रूव करना है कि जो ये एंगल 2 है ये 90 डिग्री का है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बाद में उसको नंबरिंग करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन। अब बेटा जब ये देखो ना, सी सी डैश भी ए बी के परपेंडिकुलर है और डी डी डैश भी ए बी के परपेंडिकुलर है। इस तरीके से समझेंगे कि ये यहाँ पे जो लाइंस हैं सी सी डैश और ये डी डी डैश, ठीक है, यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर लो और वो कह रहे हैं कि ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। तो इन दोनों, इसका मतलब ये दोनों सम क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया। ठीक है ना, ये तो चलो को इंटीरियर एंगल्स हो गए। इसका मतलब ये क्या होगी, जो लाइंस होगी वो क्या होगी, पैरेलल होगी। ठीक है ना, इफ को इंटीरियर एंगल्स का सम इज 180 डिग्री देन द लाइंस आर पैरेलल। तो इसका मतलब ये जो सी सी डैश है और डी डी डैश है वो क्या है, आपस में पैरेलल हैं। सो हियर यहाँ पे लिखेंगे हेयर सी सी डैश इज पैरेलल टू डी डी डैश। ठीक है ना, यहाँ पे पहले ऐसे लिखते हैं एज, रीज़न भी दे देते हैं, एज सी सी डैश इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड डी डी डैश इज परपेंडिकुलर टू ए बी, therefore C डैश इज पैरेलल टू डी डी डैश। ठीक है, तो अब ये जो क्वाड्रिलेटरल है सी डी डी डैश सी डैश, उसमें वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स की आ गई, पैरेलल आ गई। इसका मतलब ये क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है, सो इन क्वाड्रिलेटरल सी डी डी डैश सी डैश, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स is parallel, therefore it is a trapezium। तो मैं अब लिखेंगे therefore C D dash C dash is a trapezium। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने बोला है कि M और M डैश क्या है, सी डी और सी डैश डी डैश के मिड पॉइंट है। तो बेटा अगर ये लाइन सेगमेंट यहाँ पे मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है और सी सी डैश डी डी डैश जो है वो आपस में पैरेलल हैं, इसका मतलब M M डैश भी जो होगी वो इन दोनों कॉर्ड्स के क्या होगी, पैरेलल होगी। तो ये हम लिख लेते हैं एज M and M dash are the midpoints of CD and C dash D dash, therefore MM dash is parallel to CC dash and MM dash is parallel to DD dash। मीन्स ये तीनों ही जो कॉर्ड्स हैं वो आपस में क्या हो गई हैं, पैरेलल हो गई हैं। और वी कैन से MM dash is parallel to CC dash is parallel to DD dash। ठीक है, यहाँ पे AB एक ट्रांसवर्सल है और ये तीनों क्या हैं, पैरेलल लाइंस हैं।
ठीक है। अब यहाँ पे ये जो वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री गिवन है, ठीक है, और ये आपस में क्या है, पैरेलल लाइंस है, तो ये अगर 90 डिग्री का है तो ये एंगल भी क्या होगा, 90 डिग्री का ही होगा ना। को इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो अगर मैं इसको दे दूँ एंगल 1 तो ये हो गया एंगल 2, तो एंगल 1 इज 90 डिग्री, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज 180 डिग्री, को इंटीरियर एंगल्स, देयरफॉर एंगल 2 इज ऑल्सो 90 डिग्री। और ये हमने प्रूव करना था कि ये जो लाइन है MM डैश जो सेगमेंट है वो AB के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इससे मेरे क्वेश्चन जो है वो प्रूव हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं as CC dash is perpendicular to AB, therefore angle 1 is equal to 90 degree, ठीक है, which implies यहाँ पे now MM dash is parallel to CC dash and AB is a transversal, therefore angle 1 plus angle 2 is equal to 180 degree, co-interior angles, ठीक है, sum of co-interior angles is 180 डिग्री। अब एंगल 1 कितना है, 90 डिग्री है, प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहाँ से मेरे पास एंगल 2 भी क्या आ गया, 90 डिग्री आ गया। और यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। सो हम यहाँ पे लिखेंगे कि देयरफॉर MM डैश, ये लिखेंगे MM डैश इज परपेंडिकुलर टू AB, सो देयरफॉर MM डैश इज परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है। इसी के साथ ये क्वेश्चन मेरा फिनिश होता है। हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। हाउ वुड यू यूज द फॉलोइंग फिगर to justify the statement that the sum of the opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 degree। तो ये हमें पता है कि ये cyclic quadrilateral की प्रॉपर्टी होती है कि sum of opposite angles is 180 degree, पर हमने इस फिगर के थ्रू हम ये क्वेश्चन को इस प्रॉपर्टी को कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, देखो हमने ये क्वेश्चन नंबर 24 में भी सेम ही जो है चीज़ अप्लाई की है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि OA, OB, OC और OD इनकी जो लेंथ है वो हमें इक्वल गिवन है। वैसे भी ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, O जो है वो हमारा सेंटर है। तो OA, OB, OC, OD क्या है, हमारे रेडियाएँ हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल की बात करते हैं पहले। AOB में ये दोनों साइड्स क्या हैं, आपस में इक्वल हैं, ठीक है। अगर दो साइड्स आपस में इक्वल होती हैं तो ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये अगर एंगल P है तो ये भी एंगल P हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इस ट्राइंगल की बात करें तो यहाँ पे OB इज इक्वल टू OC है, तो मतलब ये वाला जो एंगल है एंगल Q, ये भी एंगल Q हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से OCD में ये दोनों साइड्स इक्वल है, ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो ये U है तो ये भी U हो गया, ठीक है। और ODA में ये दो साइड्स इक्वल हैं तो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, तो ये V है तो ये भी क्या हो गया, V हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब पहले हम लिख लेते हैं और उसके बाद हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल यूज करेंगे कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है और सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो ये चीज़ हम यूज़ करके हम प्रूव करेंगे कि सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, ठीक है। तो हम पहले लिख लेते हैं कि हमें क्या गिवन है। गिवन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD to show angle A plus angle C is 180 degree, or you can say angle B plus angle D is equal to 180 degree। हम कोई भी चीज़ एक चीज़ यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे solution। now in triangle AOB, OA is equal to OB, radii of the same circle, which implies OBA और OB के ऑपोजिट साइड है OAB is equal to angle OAB, ठीक है। तो ये अगर हमारा P है तो ये भी P हो जाएगा, is equal to P
तो इसका रीज़न लिखेंगे एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। ठीक है, और हम इसे दे देते हैं स्टार, क्योंकि ये हमारा रीज़न बार बार यूज़ होगा तो हमने ये एक बार ही लिख लिया है और वहाँ पे हम लिखेंगे यूजिंग स्टार। ठीक है, तो ये मेरे पी के इक्वल आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल ए ओ बी हमने ले लिया है, अब हम लेंगे बी ओ सी। इन ट्राइंगल बी ओ सी ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, अगेन रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल विच इम्प्लाइज, अब ओ बी के ऑपोजिट है ओ सी बी और ओ सी के ऑपोजिट है ओ बी सी, और यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम स्टार। ठीक है, और ये हमारा आ गया क्योंकि ये क्यू था, ये भी इक्वल टू क्यू आ गया, तो यहाँ पे इक्वल टू क्यू लिख दिया। ठीक है, फिर हम लिखेंगे इन ट्राइंगल सी ओ डी ओ सी इज इक्वल टू ओ डी, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। सो ओ सी के ऑपोजिट है ओ डी सी और ओ डी के ऑपोजिट है ओ सी डी, और यहाँ पे हम लिखेंगे यूजिंग स्टार। और ये आ गया हमारा u, तो उसके सामने वाला भी क्या हो गया, u हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू u। ठीक है, और लास्ट ट्राइंगल आ गई हमारी ए ओ डी, तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए ओ डी ओ ए इज इक्वल टू ओ डी, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल विच इम्प्लाइज, तो ओ ए के ऑपोजिट साइड है ओ डी ए, ओ डी के ऑपोजिट साइड है ओ ए डी, तो ओ डी ए इज इक्वल टू एंगल ओ ए डी, एंड यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग स्टार, और ये हमारा आ गया इक्वल टू, यहाँ पे ये v था तो ये भी आ गया हमारा v, तो ये आ गया हमारा v। ठीक है, अब हम लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पे एंगल ए देखते हैं, एंगल ए क्या है हमारा, एंगल ए ये मेरा पूरा एंगल बन रहा है, तो दैट इज़ पी प्लस वी, तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए है हमारा पी प्लस वी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं एंगल बी की। एंगल बी क्या है मेरा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल, ये बन गया पी प्लस क्यू, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पी प्लस क्यू। फिर बात करते हैं एंगल सी की। एंगल सी है ये वाला एंगल, दैट इज़ क्यू प्लस यू, तो यहाँ पे लिखेंगे क्यू प्लस यू। और फिर हम बात कर रहे हैं एंगल डी की। एंगल डी आ गया मेरा ये पूरा एंगल, दैट इज़ यू प्लस वी, तो यहाँ पे लिख रहे हैं हम यू प्लस वी इज़ इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे P दो बारी आ गया। ठीक है, सो 2 टाइम्स P लिखेंगे, ये जो V है ये भी 2 बारी आ गया, 2 टाइम्स V लिखेंगे, फिर ये मेरे पास Q आ गया 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स Q लिखेंगे, और U भी 2 बारी आ गया तो 2 टाइम्स U लिखेंगे इज इक्वल टू 360 डिग्री। और 2 सब में कॉमन है तो हम 2 कॉमन निकाल लेंगे, तो अंदर आ गया P प्लस V प्लस Q प्लस U इज़ इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, अब ये 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो मेरे पास आ गया P प्लस V प्लस Q प्लस U इज़ इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, 360 डिवाइडेड बाई 2 तो हो गया मेरा 180 डिग्री। ठीक है, अब P प्लस V, यहाँ पे देखते हैं P प्लस V, ये इसको मैं ग्रुप कर दूंगी। ठीक है, और Q प्लस R इसको मैं अलग ग्रुप कर दूंगी। क्यों, क्योंकि ये मेरा एंगल A बन रहा है, ये मेरा एंगल C बन रहा है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे P प्लस V प्लस Q प्लस U इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो P प्लस V क्या है मेरा एंगल A, और Q प्लस U क्या है मेरा एंगल C इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो यही हमने प्रूव करना था। ठीक है ना, ये हमने प्रूव करना था, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स
ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। ठीक है, इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म होता है और हमारी एक्सरसाइज भी फिनिश होती है। ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस सही होगा मैथ्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 6 के साथ।